नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शीघ्र झारखंड में पेशा कानून लागू किया जाना चाहिए। यह पहला अवसर है 24 सालों में जब किसी राज्यपाल ने यह डिमांड की है कि पेशा कानून को यहां लागू किया जाए। मालूम हो कि झारखंड 5वीं अनुसूची वाला राज्य है और 5वीं अनुसूची में गवर्नर कस्टोडियन होते हैं, आदिवासी हितों के रक्षक होते हैं, आदिवासी अधिकारों के रक्षक होते हैं। और अमूमन ये माना जाता है कि जब भी राज्यपाल से 5वीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों के उपयोग की बात की जाती है तो यह बताया जाता है कि संविधान में राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही चलेंगे। सिर्फ दो मामलों में राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार है, एक तो विश्वविद्यालयों के कुलपति चुनने में और दूसरा सरकार की बहुमत है या नहीं ये देखने की। लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जब ये कहा गया है कि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल शांति और सुशासन के लिए आदिवासी क्षेत्रों में राज्य के कानून या केंद्र के कानून में फेरबदल कर सकते हैं, बशर्ते उन कानूनों से आदिवासी के हितों की रक्षा नहीं हो रही हो या उनका अहित हो रहा हो। 10 अनुसूचित राज्यों, देश के 10 अनुसूचित राज्यों में अमूमन किसी राज्यपाल ने पिछले 75 सालों में कभी ऐसी कोई पहल नहीं की है कि आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उसका प्रयोग किया जाए। ये लेकिन महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कई अभिनव प्रयोग किए हैं और उन्होंने 5वीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उन प्रयोगों का सकारात्मक परिणाम आदिवासी अधिकारों को सुनिश्चित करने में देखने को मिल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज ने राज्यपाल के द्वारा जो पहल की गई है, ऐसे 13 जो सर्कुलर्स हैं, ऐसे 13 जो नियमावली हैं, उसका एक संकलन टिस ने तैयार किया है। इन संकलनों को पढ़ने से, देखने से ये साफ समझ में आता है कि राज्यपाल अगर संवेदनशील हों, राज्यपाल अगर ये जज्बा रखते हों कि आदिवासी हितों की रक्षा करनी है, तो संविधान इतनी जगह देता है कि वो उसका प्रयोग कर ले। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा गाँव में राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप के बाद ग्राम सभाओं की ताकत बढ़ी है और वन अधिकार कानून से जो लघु वन उपज पर अधिकार ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए वो मिल पाया है। ऐसे कई सर्कुलर्स हैं जिसकी चर्चा और एक अनुकरणीय उदाहरण बना है, जिसे अन्य राज्यों में भी, खासकर अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में भी राज्यपाल अपना सकते हैं। तो इस मामले में हमने बात की टिस के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के डीन डॉक्टर गीतांजय साहू से। ये पूरा इंटरव्यू आप उनका देख सकते हैं आदिवासी दिवस पर, यह विशेष। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या कुछ इनिशिएटिव या पहल गवर्नर हाउस की तरफ से किया। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या कुछ इनिशिएटिव या पहल गवर्नर हाउस की तरफ से किया। पहले हमें ये समझ बनाना जरूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो गवर्नर को दिया गया है एज हेड ऑफ द स्टेट, खास करके अगर हम देखें 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर इज ए की एक्टर व्हेन इट कम्स टू एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेदर इट इज ए फेडरल लॉ और स्टेट लॉ। लेकिन अगर हम पूरे देश भर में देखें, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब से लेके आज तक अगर देखा जाए, जब भी हम गवर्नर के बात होते हैं, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी में हो या कोई भी रिपोर्ट्स में हो, और जितने सारे हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में जो भी बातें आता है गवर्नर के बारे में, हम सभी लोग गवर्नर का रोल तभी याद आता है जब भी कोई नया गवर्नमेंट बनता है, और खास करके गवर्नमेंट अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाता है तो हमें लगता है कि गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल। तो गवर्नर का रोल अगर हम देखें खास करके स्टेट लेवल पे, और बहुत इंपॉर्टेंटली 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रोविजन है, आर्टिकल 244 1 एंड 2, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बाद जो किया गया है, उसमें ये प्रोविजन है, खास करके उसी आर्टिकल 244 1 अगर हम डिटेल्स में पढ़े, और 5th शेड्यूल के सेक्शन 5 क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट
has the power to modify and incorporate any part of parliament law or state legislation. This is very important provision. The governor can modify or incorporate any provisions of federal legislation or state legislation, and they are applicable to fifth schedule or not. The governor of the state has the discretion power to decide. एंड बहुत सारे स्टेट में हमें ये देखने को मिला है, जब जब भी कोई भी फेडरल लॉ स्टेट लॉ अमल होता है, तो इन प्रिंसिपल हम देखते हैं कि वो सभी लेजिस्लेशंस को फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरिया में अप्लाई किया जाता है. But if governor wants, saying that a particular legislation passed by the parliament can be modified or can be made more, stringent, then the governor can do under section 5, clause 1 of the fifth schedule area of the Constitution of India. लेकिन देश भर में हमें ये बहुत ही कम दिखने को मिलता है कि गवर्नर ऑफ द एनी पर्टिकुलर स्टेट एक्सरसाइजिंग दैट पावर. गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम करेंगे, पहला. और दूसरा ये बताया जाता रहा है कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ दो मामलों में है. एक तो विश्वविद्यालयों के कुलपति चुनने के मामले में, और दूसरा बहुमत में कौन सा दल है, किसकी सरकार बनेगी. ये चाहा कि महाराष्ट्र में गवर्नर ने जो पहल की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकार है उसके तहत ही पहल की गई है. तो वो पहल क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को बताया जाए. नो, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे पावर्स एंड प्रोविजंस जो गवर्नर को दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. और क्योंकि गवर्नर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय the ruling party at the national level, and तो बहुत सारे जगह में गवर्नर हिस्टोरिकली हमने ये देखने को मिला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग देयर पावर अंडर फिफ्थ शेड्यूल एरिया में देयर आर ओनली एक्सेप्शनल केसेस, एंड ये एक्सेप्शनल केस हम महाराष्ट्र में देखने को मिला है. और ये भी एक गवर्नर जो ऑफिस है उसमें जो लीडरशिप, जो भी गवर्नर बन के आते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर आल्सो सेंसिटिव टू दिस प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरिया. और महाराष्ट्र में ये हो पाया बिकॉज द गवर्नर हु वाज एट दैट टाइम 2014 से अगर हम देखा जाए, जो विद्यासागर राव जो थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, खास करके एक्सरसाइजिंग फिफ्थ शेड्यूल एरिया पावर्स. प्रोविजंस थे खास करके सेक्शन 3(1)(c) जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ओनरशिप एक्सक्लूसिव राइट्स दिया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे. लेकिन बहुत सारे स्टेट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सक्लूसिव राइट्स जो ग्राम सभा को दिया गया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उसको आज तक भी उसको रिकॉग्निशन नहीं दिए. तो ये पहला कदम महाराष्ट्र गवर्नर ऑफिस से ये लिया गया कि नहीं, जितने सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इंक्लूडिंग दी मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विद इन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक बाम्बू एंड तेंदू लीव्स और केंदू लीव्स जैसे ओडिशा में बोला जाता है और बिहार में, तो ये सभी राइट्स को महाराष्ट्र गवर्नर ऑफिस ने एक ऑर्डर पास किए, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि ये सब राइट्स ग्राम सभा को देना चाहिए. और उन्होंने क्या किए, जो महाराष्ट्र में जो था फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एक्ट जो था, जो हर एक स्टेट में इंडिपेंडेंस के बाद ओडिशा का जैसे 61 में आया था, फिर बिहार में आया, फिर महाराष्ट्र में, हर एक स्टेट ने उसको रेगुलेशन कर दिए थे कि विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल these forest products cannot be collected from forest. लेकिन 2006 में ये सुधार होने के बाद भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये राइट्स नहीं मिला था. लेकिन गवर्नर ऑफिस ने एक इनोवेटिव एंड आई वुड से बोल्ड स्टेप लेके ये राइट्स ग्राम सभा को देने के लिए नोटिफिकेशन निकाले. और उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ है महाराष्ट्र में, खास करके फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, चाहे गडचिरोली हो, चाहे आप देखे अमरावती में देखे, थाने डिस्ट्रिक्ट में देखे, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में. उसी ऑर्डर की वजह से नाउ ट्राइबल्स आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. ग्राम सभास आर फॉर्मिंग फेडरेशंस, दे आर डिसाइडिंग व्हेन टू कलेक्ट, हाउ मच टू कलेक्ट, वेयर टू सेल, एट व्हाट प्राइस टू सेल. गवर्नर ऑफिस से ये भी आया कि गवर्नर ऑफिस में एक ट्राइबल सेल होना चाहिए. ट्राइबल डिपार्टमेंट हर एक स्टेट में है, जहां पे हम देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन गवर्नर ऑफिस में एक ट्राइबल सेल बनाना और उसी ट्राइबल सेल को ये जिम्मेदारी देना
कि आप इवैल्यूएशन कीजिए, रिसर्च कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, फिफ्थ शेड्यूल एरिया के कलेक्टर के साथ रेगुलर कॉन्फ्रेंस कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लैंड एंड फॉरेस्ट के इम्प्लीमेंटेशन को, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस क्या हो रहे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था गवर्नर ऑफिस के। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन था ग्राम सभा को राइट्स देना ऑन माइनर मिनरल्स के ऊपर, जो बहुत सारे स्टेट में अभी भी वो राइट्स पंचायत के पास है, लेकिन ग्राम सभा को ये राइट्स देना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जिसके वजह से अभी, और इसमें ये भी लिखा गया विदाउट देयर कंसेंट माइनर मिनरल्स कैन नॉट बी collected or cannot be diverted or given to outsiders. So ये जो तीन important नोटिफिकेशंस पहले निकल 2014 से 16 के बीच में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खास करके आदिवासी के लाइवलीहुड, सिक्योरिटी और एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिकॉग्निशन करना। में गवर्नर ऑफिस का जो आदेश है झारखंड के कंटेक्स्ट में या दूसरे पांचवी अनुसूची यस, यस, राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, आपने कहा माइनर मिनरल्स को लेके, हमारे यहाँ बालू को लेके पिछले राइट। 24 सालों से कभी वो राज्य सरकार के हिस्से का होता है, कभी वो पंचायतों के हिस्से का होता है, कभी वो माइनिंग डिपार्टमेंट का हिस्से का होता है। ये क्लैरिटी आज भी नहीं है। No, see, fifth schedule provision जो constitutional framework है, it is applicable to all the fifth schedule states as well as areas. But we need a strong will power of the governor office, और जो हमें दिखने को मिला महाराष्ट्र में वो दूसरे राज्य में भी होना जरूरी है, खास करके जहां पे हम देख रहे हैं कि इतने सारे ट्राइबल पॉपुलेशन आज के तारीख में भी डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, पैसा हो, ये सब कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे रिकॉग्निशन हो पाए, और रिकॉग्निशन होना सिर्फ काफी नहीं है, उसको अमल कैसे हो। और उस मामले में आई थिंक महाराष्ट्र के जो हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, और जो जो नोटिफिकेशंस आए हैं, वो दूसरे राज्यों में वो भी रेप्लिकेट होना जरूरी है, क्योंकि खास करके झारखंड जैसे स्टेट में कन्वर्जेंस जो मिला देखने को हमें महाराष्ट्र में, ट्राइबल डिपार्टमेंट एंड गवर्नर ऑफिस दोनों के बीच में जो उसी टाइम पे जो साझेदारी बना, उस साझेदारी से बहुत सारे प्रोग्रेसिव डिसीजन है। जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर लाए कि 5% ऑफ ट्राइबल सप्लाई ग्रांट टू बी गिवन टू दी ग्राम सभा। तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट था, जहां पे डायरेक्टली अभी ग्राम सभा को 5% ग्रांट जाता है, और वो ग्रांट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक ऑर्डर भी है 2015 में ये आया था ट्राइबल डिपार्टमेंट से। वो पैसा ग्राम सभा अपने वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्लांटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हैं, और ये 2011 के सेंसस के आधार पे हर एक व्यक्ति उसी गांव के जो है पर हेड 600 रुपीज के हिसाब से ग्राम सभा को ये डायरेक्टली पेमेंट होता है, हर साल होता है। और वो ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक साइड गवर्नर जब इतना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कैसे चुप बैठ सकते हैं। वो अगर गवर्नर ऑफिस करने लगे, जो हम देखने को मिला है, राइट्स देना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट्स देना, फिर ग्राम सभा को मार्केट बनाने के लिए, मार्केट का कोई भी गांव में बनने से पहले उसका परमिशन लेना, मिनरल्स का राइट्स, तो ये पैरेलली दोनों डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट एंड गवर्नर के ऑफिस में इतने मतलब जो कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया हुआ, वो भी एक बेनिफिट हमें देखने को मिला। तो ट्राइबल सेल बना गवर्नर ऑफिस में, ट्राइबल सब प्लान का 5% ग्रांट गया ग्राम सभा को। अब देखिए आज के तारीख में 2015 से जो ट्राइबल सब प्लान हर साल ऐसे महाराष्ट्र में लाखों ऐसे ग्राम सभा है जहां पे आपको ये पैसा डायरेक्टली अभी जा रहा है, तो उसको मिला। दैट्स व्हाई उसी टाइम पे 87 ऑर्डर्स, जो टीआईएसएस ने एक रिपोर्ट बनाए थे कि 2008 से लेके 2018 में कितने सारे ऑर्डर्स निकले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद, और उसको एनेबलिंग प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, और उसमें से 11 ऑर्डर आए गवर्नर ऑफिस से, और अराउंड 67 ऑर्डर्स आए ट्राइबल डिपार्टमेंट से। तो ये मैं जो समझ पाया आपकी बात से, और महाराष्ट्र का जो उदाहरण आपने दिया कि गवर्नर ऑफिस चाहे तो उनके पास संवैधानिक तौर पर इतने अधिकार और इतना स्पेस है कि वो ट्राइबल हितों के लिए इंटरवीन कर सकते हैं। जो उदाहरण क्लासिफिकेशन था कि कोई भी फिक्स्ड एरिया में लैंड डाइवर्ट होने से पहले ग्राम सभा का कंसेंट जरूरी है।
क्योंकि पैसा कायदा में लिखा गया है, कंसल्टेशन का प्रावधान था, लेकिन गवर्नर ऑफिस ने वो कंसेंट क्लोज को लाके ग्राम सभा को और एम्पावरमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे आदिवासी इलाका में, फिफ्थ एरिया में लैंड एंड फॉरेस्ट डाइवर्सन इज हैपनिंग फॉर डिकेड्स। लेकिन एक जो प्रोसेस जो होना चाहिए कि ग्राम सभा का स्वीकृति लेके ये, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, तो ग्राम सभा को कैसे भागीदारी बना जाए कि उनका स्वीकृति बिना कैसे ये प्रोसेस को आगे ना लिया जाए, उसके लिए गवर्नर ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन निकाले। और वो नोटिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना, लीगल इंस्ट्रूमेंट ग्राम सभा को टू इन्वोक द राइट्स to be to be consented. So what is called free prior informed consent to be taken whenever land is diverted from the fifth schedule area. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया में झारखंड में भी आपके स्पेशल प्रोविजन है, CNT एक्ट है, SPT है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये बहुत सारे जो एक्ट्स है, ये एक्ट्स को अमल करना और उसमें गवर्नर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये सब एक्ट का वायलेशन ना हो, और गवर्नर कैन स्टेप इन वेन एवर देयर इज वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। एंड यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो दिया गया है फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, जैसे पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया, तो आई थिंक द गवर्नर ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, स्पेशली फ्रॉम। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि गवर्नर ने जो ये प्रोएक्टिव रोल दिखाया, उसमें टैग की क्या भूमिका रही? सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है हर एक स्टेट में, खास करके फिफ्थ शेड्यूल एरिया में भी बहुत एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इट इज अनफॉर्चुनेट बहुत सारे स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग नहीं हो रहा है, और वो बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे पे वो फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जितने सारे जो प्रोविजंस दिया गया है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इवन फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंदर, वो पावर्स जो है वो मीटिंग रेगुलरली करना, एंड देन गवर्नर को वो रिपोर्टिंग करना, और क्योंकि गवर्नर इज आल्सो सपोज टू राइट एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर, एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है एज पर द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। तो सामान्यतः ये देखा जाता है और कई बार हम लोग कहते भी हैं कि टैग जो है वो टिथलेस इंस्टीट्यूशन है। टैग की अनुशंसाएँ जो होती है, रिकमेंडेशंस जो होती है, वो अल्टीमेटली कैबिनेट वर्षों उसको लेके बैठा रहता है। कम से कम ये तो बहुत आपने एक अच्छी बात रखे, क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइजरी नेचर हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे रहते हैं, जो ट्राइबल के राइट्स रहते हैं, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, कल्चर हो, इवन जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं, इवन बहुत सारे ट्राइबल इलाका में हमें ये देखने को मिल रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का हो, एंटाइटलमेंट्स लाइक PDS राशन का हो, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, ये सभी मुद्दे को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक पब्लिक डोमेन में थ्रू रेगुलर मीटिंग्स भी लाना जरूरी है, क्योंकि जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा तभी जाके एक डिस्कोर्स बनेगा, उसमें इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकर जो होते हैं उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जो मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग के मिनट्स के आधार पे जो काम होना चाहिए, उसको फॉलो अप करने के लिए यू नीड आल्सो स्ट्रॉन्ग ट्राइबल लीडरशिप। बिल्कुल। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं समझने के ख्याल से कि कस्टम ये है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को ही राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिला कि जहाँ जैसे कि मैंने पहले बताया कि महाराष्ट्र ने गवर्नर ऑफिस में एक ट्राइबल सेल, एक डेडिकेटेड सेल होने के वजह से ये ट्राइबल सेल जितने सारे इवैल्यूएशन स्टडीज हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, ये काम वो सेल कर पाए। और दूसरे भी एक बात मैं रखना चाहता हूं कि गवर्नर ऑफिस एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन का लिया जाए, यू नीड आल्सो इफेक्टिव लीडर्स एंड आल्सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन द इंस्टीट्यूशन। और जहां जहां पे हमें ये देखने को मिला है, वी सी सम टैंजिबल आउटकम्स। और महाराष्ट्र गवर्नर ऑफिस में ऐसे भी हुआ कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें पास में देखने को मिला, जो गवर्नर ऑफिस के सेक्रेटरी रहे और डेप्यूटी सेक्रेटरी रहे,
उन्हीं ऑफिसर ने एक इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन भी उसी टाइम पे किया गया था। और आज के तारीख में भी हम देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं गवर्नर ऑफिस से, वीडियो कॉन्फ्रेंस लगातार होता रहता है। तो इंस्टीट्यूशन में हमें इफेक्टिव लीडरशिप भी चाहिए, और वो इफेक्टिव लीडरशिप इस तरह से होना चाहिए जो प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करे। 14 के 16 के बीच में बहुत सारे हुए, लेकिन आज भी वही ऑर्डर्स नोटिफिकेशन को अमल किया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है। और जो आईएएस ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट्स जो डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी थे वहां पे, उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किए। खास करके मैं नाम लेना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह जी थे, और परिमल सिंह जी थे। इन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, टू ड्राफ्ट, टू सॉर्ट ऑफ प्ले फैसिलिटेटिंग रोल, डूइंग इंस्पेक्शन, स्पॉट विजिट। ये बहुत ही हमें कम दिखने को मिलते हैं, जो ऑफिसर दूसरे स्टेट में जाना और ट्राइबल एरिया में जाके फिर स्पॉट विजिट करना, इंस्पेक्शन करना। सो दिस आल्सो मेड ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू गवर्नर ऑफिस